जय हिंद। आप देख रहे हैं टारगेट आई। और टारगेट आई में आज हम जो है पिछले 1 साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कराऊंगा। और ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर है। वन लाइनर इसलिए बनाए गए हैं कि जब हम 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इतने कम समय में नहीं कराए जा पाते हैं। तो इसलिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सीरीज जो है हम लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ एआरओ का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, या यूपी ट्रिपल एसएससी से होने वाले पेट का एग्जाम जो अभी हुआ है, उसके जो आगामी मेंस एग्जाम होने वाले हैं, उसमें इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ई कैबिनेट का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य बना है ये हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास की कि हम अपने कैबिनेट का टोटल कार्य जो है पेपरलेस करेंगे, यानी हम कैबिनेट में अपने कोई भी पेपर वर्क नहीं करेंगे। तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि अपने कैबिनेट में पेपरलेस वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा यह है कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य बना है। अब देखिए, 2 शहर जो है हरित कुशल जो शहर बनाया है, वह भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार जो है 2 ऐसा शहर बसाया है जिसमें टोटल रूप से हरित ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। और ये 2 शहर जो चुना है बिहार राज्य ने, ये कौन कौन से हैं? पहला है राजगीर और दूसरा है बोधगया। ठीक है, देखिए बिहार से एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रीन शहर बिहार में किसको कहा जाता है? तो ये भभुआ है। भभुआ, ये भभुआ बिहार का शहर है जिसे ग्रीन शहर कहा जाता है। ये हुआ क्या था कि यहाँ पे एक डीएम आए थे, इन्होंने इस शहर को पूरे ग्रीन कलर में जितने भी सरकारी भवन थे उसको पेंट करवाया था। जिस तरह से आप जयपुर में जाएंगे तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि वहां के भवनों को पिंक कलर में किया गया है, और उनके भवनों को जयसिंह सिद्धराज जब थे तभी उन्होंने ये किया था, और ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए, जो हावड़ा से कालका, कालका हिमाचल में है, कालका जो है हिमाचल में है, तो हावड़ा से कालका एक एक्सप्रेस चलती थी। अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इस एक्सप्रेस का नाम कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न यह है कि INA खुखरी स्मारक स्थित है। INA खुखरी स्मारक, देखिए ये खुखरी स्मारक जो है कहां पे स्थापित किया गया? तो ये दीव में, दीव में स्थापित किया गया। अब दीव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। देखिए, जब हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश था तो ये दमन और दीव 2 अलग अलग जो थे केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जो है दमन और दीव दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश इसको कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, अब इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? 8 हो गई है। और ये याद रखना है 8, यानी अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, दूसरा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, पुडुचेरी, और तीसरा हो गया पुडुचेरी। चौथा हो गया दमन द्वीप, दीव एवं दादर नगर हवेली, ये दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया है। एवं दादरा
नगर हवेली, और तीसरा अगला केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा ये क्या है, दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़, और जम्मू कश्मीर में 2 बना दिया गया है। कौन कौन से? एक आपका बना दिया गया है लद्दाख, और अगला बना दिया गया है ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब एक बार इसकी मैं राजधानी भी यहीं पे बता देता हूं कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है ये दीव, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, लद्दाख की राजधानी लेह, और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर कर दी गई है। तो ये प्रश्न भी जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हमारे अब केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी टोटल संख्या जो है 8 हो गई है। ठीक है, ये तो एक एक्स्ट्रा जानकारी थी जो मैं आप लोगों को बता दिया। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई गई। कब मनाई गई? 16 दिसंबर 2021 को मनाई गई। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है। क्या अवधि घोषित किया गया है? ये किया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। ये स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो इसमें हम क्वेश्चन ला रहे हैं, इस क्वेश्चनों में लाने का मतलब ये है कि जब आप कोई पत्रिका पढ़ते हैं या कोई पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का एक सीरीज दे देता है। अब आप उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्रश्न जो है हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, किन प्रश्नों को छोड़ना चाहिए। अब आप सारा कूड़ा करकट सब पढ़ लेते हैं। अब उसमें होता क्या है कि सब पढ़ने के कारण आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है, आप उन्हीं को छोड़ देते हैं। तो जरूरी है कि क्या पढ़ें नहीं क्या छोड़ें। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो जरूरी ये है कि क्या पढ़े नहीं क्या छोड़े। यदि छोड़ना शुरू कर दिए तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन आसान हो गया। यदि सब पढ़ना शुरू कर दिए तो समझिए कि टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसके सिलेबस का कोई अंत नहीं है। पढ़ना शुरू कर देंगे, सब पढ़ेंगे, कूड़ा करकट सब पढ़ते चले जाएंगे और माइंड में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप ठोस पढ़िए, कम पढ़ के सिलेक्शन लीजिए, वही पढ़िए जो एग्जाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है? नए संसद भवन, देखिए हमारा जो संसद भवन है अब ये नया बन रहा है, और जो नया बन रहा है ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो इसका एक नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से नए संसद भवन का जो है निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है अब इसमें यह कहा गया है कि जो नया संसद भवन है ये हमारे आजादी का 75 साल हो रहा है 2022 में, और 2022 में हम लोग राष्ट्र को समर्पित करेंगे नया संसद भवन। क्यों नया बन रहा है? एक तो ये हमारा जो संसद भवन है ये पुराना हो चुका है, और दूसरी बात ये है कि 1971 के जनगणना के अनुसार हम लोगों ने ये कहा था कि हम 2026 तक अपने सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन 2026 के बाद जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है उस तरह से हो सकता है कि हमारे सांसदों की संख्या बढ़ानी पड़े। अब जब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो पुराने संसद भवन में उतने स्पेस नहीं है जिससे कि अधिक से अधिक सांसदों को बढ़ाया जाए। इसलिए सरकार जो है पहले से ही इस तैयारी में लगी हुई है कि जब हम सांसदों की संख्या बढ़ाएं तो हमारे पास स्पेस की कमी ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी 2020 के तहत घोषित स्मार्ट अवार्ड के संयुक्त विजेता हैं। देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार चला रही है शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए। अब हर साल इसमें क्या है कि कुछ शहरों को चुना जाता है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको
यदि उस मानक पर खरे उतरते हैं तो उनको नंबर 1 नंबर 2 के कैटेगरी दिया जाता है। जो जिस तरह का परफॉर्मेंस करता है उस तरह की उसकी रैंकिंग बनती है। ठीक है, तो 2020 के तहत जो संयुक्त रूप से 2 स्मार्ट शहरों को चुना गया है, यानी इंदौर और सूरत, ये दोनों स्मार्ट सिटी के पैमाने पर प्रथम स्थान हासिल किए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड का विजेता प्रथम राज्य है। ये तो शहर थे, अब राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, प्रथम नंबर 1 पाया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आया है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड के विजेता शीर्ष 3 राज्य हैं। ठीक, अब ये देखिए प्रश्न बदल गया कि स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में शीर्ष 3 शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो शहर है पहला नंबर 1 पाया है अहमदाबाद, ये गुजरात का शहर है। दूसरा वाराणसी और तीसरा है रांची। ठीक, देखिए वाराणसी यानी काशी, काशी को प्राचीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो 16 महाजनपदों में, जो 16 महाजनपद से उस समय जो है काशी एक प्राचीन नगर था। ठीक, तो इसको उस दृष्टि से भी आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 10 प्रति बल्ब की वाहिनी, यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 10 एलईडी बल्ब देने की एक योजना चलाई गई है। ठीक, उस योजना का नाम क्या दिया गया है? उस योजना का नाम दिया गया है उजाला योजना। ये क्यों दिया गया है? अब देखिए, सरकार चाह रही है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक बिजली पहुंचाएं और साथ में हम अधिक से अधिक बिजली की बचत भी करें। यानी अधिक लोगों तक बिजली पहुंचाएं, और अधिक लोगों तक बिजली हम तभी पहुंचाएंगे जबकि हमारे बिजली की नुकसान ज्यादा ना हो। तो हम अधिक से अधिक लोगों को जब एलईडी बल्ब देंगे तो एलईडी बल्ब में जाहिर सी बात है कि बिजली की बल्ब खपत कम होती है। और इस योजना की शुरुआत की गई है वाराणसी से। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये रतले है। ठीक है, क्या है? रतले। ये रतले जल विद्युत परियोजना जो है ये है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है ये परियोजना। और ये कौन सी नदी है? ये नदी है चिनाब नदी। किश्तवाड़ा देखे होंगे कि बड़ा ही अशांत क्षेत्र रहता है, बार बार वहां आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, तो उस तरीके से भी आपको याद करना है। ये चिनाब नदी पर रतले जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। उसी तरह से तुलबुल जल परियोजना जो है झेलम नदी पर बनाई गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं कि भारत का 8वां पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक बेसिन कौन है? तो भारत का 8वां पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बेसिन का दर्जा दिया गया है बंगाल बेसिन को। किस बेसिन को दिया गया है? बंगाल बेसिन को। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है। कहां पे की जा रही है? तो हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ, गुजरात में। यानी गुजरात के कच्छ रण में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री किए थे, हमारे प्रधानमंत्री किए थे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं तो देखिए, समुद्री जल से स्वच्छ जल निर्मित करने हेतु बिलवणीकरण संयंत्र, बिलवणीकरण संयंत्र जो है कहां पे लगाया गया है? ये जो है लगाया गया है मांडवी में, ये मांडवी कक्ष, और इसका भी उद्घाटन किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इसमें किया क्या जाएगा कि जैसे कि समुद्र के जल को शुद्ध करके उसको पीने योग्य बनाने के लिए एक संयंत्र लगाया गया है भारत में, और ये मंडावी कक्ष में लगाया गया है। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए है क्या कि लगातार हमारे जो स्वच्छ जल का स्रोत है वो घट रहा है, तो हमारे वैज्ञानिक लगातार चिंतित हैं कि हम इस जल की आपूर्ति को कैसे बनाए रखें। तो तरह तरह के नए नए प्रयोग ला रहे हैं, यानी समुद्र के जल को भी उनके खारेपन को दूर करके और जो है उनको पीने योग्य कैसे बनाया जाए, इस पे कार्य हो रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि जोजिला टनल
जोजिला टनल जिसकी आधारशिला रखी गई, ये किसको जोड़ती है? तो जोजिला टनल जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्रीनगर को लेह से। लेह का ये जो कारगिल वाला इलाका है, जिसमें कारगिल वार हुआ था 1999 में, 1999 में कारगिल वार हुआ था, इसी को जो है ये जोजिला टनल जो है जोड़ती है। अब इसमें एक सुरंग बनाई गई है जो कि श्रीनगर से लेकर के कारगिल तक ये जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक सुरंग की आधारशिला रखी जिसका नाम है, अब अरुणाचल प्रदेश में एक सुरंग बनाई जा रही है जिसका नाम क्या है? नेचीपू। नेचीपू, ये नेचीपू सुरंग है और यह जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हर घर जल आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। हर घर देखिए, ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसमें सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि अब जो है हम हर घर को क्या करेंगे कि स्वच्छ जल पहुंचाएंगे। ठीक, और इसमें पहला राज्य यानी सभी घर को संपूर्ण रूप से हर घर जल पहुंचा देने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। इसको याद कर लेना है क्योंकि गोवा जो है महत्वपूर्ण है और गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। ये पणजी है इसकी राजधानी, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित अटल टनल किन दो स्थानों को जोड़ती है? हिमाचल प्रदेश में एक अटल टनल बनाई गई, देखे होंगे प्रधानमंत्री जाकर के उसका उद्घाटन भी किए थे। बड़ी लंबी सुरंग बनाई गई है और अत्याधुनिक सुविधाओं से यह सुसज्जित भी है। तो इस टनल जो है किसको किसको जोड़ती है? तो मनाली के कुल्लू घाटी, जो कुल्लू मनाली आप बार बार समाचारों में सुनते हैं, तो मनाली की कुल्लू घाटी और लाहौल स्फीति को ये जो है जोड़ती है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अटल टनल पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित किस दर्रे से होकर के गुजरती है? अब देखिए, इससे आपके 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अटल टनल किस पर्वत श्रेणी में है, तो ये है आपके पीर पंजाल में। उस पर्वत श्रेणी के किस दर्रे से होकर के गुजरती है? तो ये रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरती है। किसको किसको जोड़ती है? तो कुल्लू से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। तो इसे 3-4 क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। हर तरह से क्वेश्चन बनाए जाएं तो आप तैयार रहें। हम प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य रहा है। कौन सा राज्य रहा है? तो ये देखिए, पर्यटकों के मामले में शीर्ष राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। यानी हमारे अन्य प्रदेशों से सबसे ज्यादा पर्यटक आकर्षित हुए हैं, यानी आए हैं कहां पे? यूपी में आए हैं। ठीक है ना, यूपी में आए हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोगियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिनको मानसिक बीमारी है, उनके लिए सरकार जो है एक हेल्पलाइन जारी की है और उस हेल्पलाइन का नाम रखा गया है किरण। क्या रखा गया है? किरण। और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800-5990-019। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। जो नीडी व्यक्ति हो वो इसका उपयोग कर सकता है। इस पे उसको क्या सलाह दी जा सकती है कि आपको कैसे स्वस्थ रखना है। आपको कोई दिक्कत हो तो सरकार उस पे आपको चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। आपको एक चीज तो और याद करना है, देखिए पीसीएस के एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या आपके वन डे एग्जाम हो, उसमें करना क्या है कि जो भारत में पहला, भारत विश्व में पहला, यदि ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो उनको आपको विशेष रूप से टारगेट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को ये एग्जाम जो हैं पिक करते हैं और इन क्वेश्चनों को पूछने की उनकी प्रबल संभावना हो जाती है। उसके अंदर पूछें या ना पूछें, लेकिन जो पहला आ गया, कोई नया आ गया तो जरूर पूछ लेता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि तो इसका कहां किया गया है? ये गुवाहाटी में किया गया है। किस नदी पर किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। ठीक है, तो हाँ देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि हम जो है इस चैनल के माध्यम से
आप लोगों को करेंट अफेयर के तो सारे क्वेश्चन कराएंगे ही कराएंगे, साथ में इतिहास से संबंधित प्रीलिम्स और मेंस के भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। साथ में आपको मेंस और पीटी के क्लास भी चलाई जा रही हैं और चलाई जाएंगी, आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा। इसके अतिरिक्त हम अन्य सब्जेक्ट के क्लास भी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से चलाएंगे। हमारे और टीचर भी इस पे समय समय पर जुड़ेंगे और आपको हर विषय की अलग अलग जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए, आपको हर तरीके का सुझाव, सलाह और सहयोग समय समय पर जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है। तो देखिए, भारत जो है विश्व में चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश बन गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि जून 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। देखिए, सतत विकास जो लक्ष्य है इसका डाटा जारी कौन करता है, नीति आयोग, प्रश्न एक। दूसरा है कि इसमें नंबर 1 पर कौन आया, केरल आया है। ठीक है ना, यूपी 22वें स्थान पर था, ये याद रखिएगा, यूपी इसमें था, ये 22वें नंबर पर था। ठीक है ना, तो लेकिन केरल को जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल है। देखिए, 2022 के स्वतंत्रता दिवस को सरकार बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहती है, तो इसमें एक पहल लॉन्च की है। इस पहल का नाम क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव जो है ये मनाया जा रहा है और इसका लॉन्च भी किया गया था, गुजरात से किया गया था, साबरमती आश्रम से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर है, देखिए वो प्रश्न आ भी गया कि आजादी का अमृत महोत्सव कहां से लॉन्च किया गया था। तो आजादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया था गुजरात के साबरमती आश्रम से। यानी साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है। और साबरमती से ही दांडी की यात्रा महात्मा गांधी किए थे। जब 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वो किए थे, तो यहीं से गांधी जो हैं किए थे, ये जब सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत किए थे तो दांडी मार्च जो किए थे ये यहीं से किए थे। ये 1930 में शुरू किए थे और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित किए। लेकिन जब फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी लौट करके आए थे तो फिर इस आंदोलन को उन्होंने शुरू कर दिया था। इस पे हम डिटेल में चर्चा इतिहास के क्लास में करेंगे, ठीक, लेकिन आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न हमारा यह है कि 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम क्या है। देखिए, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हर साल हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया किसके उपलक्ष्य में जाता है, मनाया जो है इसलिए जाता है कि जब महात्मा गांधी भारत से चले गए थे, कहाँ पे चले गए थे, अफ्रीका, और जब वहां से ये लौट करके आए थे तो उनके आगमन के उपलक्ष्य में ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको हर साल मनाते हैं। ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। हम अलग अलग देश के अपने डायस्पोरा यानी जो प्रवासी हैं, जो हमारे देश से चले गए हैं, अन्य देशों में रह रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं, अपने जड़ों से जुड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, अपने देश में उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि वो हमारे देश के प्रति सकारात्मक सोच रखें, जड़ों से जुड़े रहें। तो इस सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यानी हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम चल रहा है, उनसे भी ये आशा की गई है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़िए और इसमें हमारा सहयोग करिए। आते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में किसने संबोधित किया था। एक चीज देख लीजिए, जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो महात्मा गांधी ने आह्वान किया, क्या आह्वान किया, उन्होंने आह्वान किया कि वकीलों से आह्वान किया कि आप वकालत छोड़ दीजिए, छात्रों से आह्वान किया कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। ये सारे लोग छोड़े, छात्र पढ़ाई छोड़े, वकील अपनी वकालत छोड़े। तो छात्रों के लिए इन्होंने कहा कि आप तो पढ़ाई छोड़ रहे हैं लेकिन हम आपके लिए अपना वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। यानी वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाएंगे कि हम अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाएंगे खुद के पैसे पर और उसी में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो उसी साल 1920 में
कई सारी यूनिवर्सिटियां बनी। उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बना, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय बना दिल्ली में, वल्लभ विद्यापीठ बना गुजरात में, विश्व भारती विश्वविद्यापीठ बना कलकत्ता में। इस तरह से कई सारे विश्वविद्यालय जो है भारत में बनाए गए। तो चूंकि 1920 में ये बने थे और ये 2021 है, तो 2021 में इसका जो है 100 साल हो गया। अब जब 100 साल हो गया है तो इसका शताब्दी वर्ष जो है मनाया जा रहा है धूमधाम से। तो इसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किसने संबोधित किया? तो विश्व भारती के शताब्दी समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संबोधित किया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और गुरुदेव को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि महात्मा को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हुनर हाट कार्यक्रम का हर साल आयोजन किया जाता है, और ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है अल्पसंख्यकों के लिए। और इसका आयोजन कौन करता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है हुनर हाट का हर साल आयोजन करता है। अब हम तो इस तरह से देखिए कि हमारे ये 30 प्रश्नों की सीरीज थी। तो 30 प्रश्नों की सीरीज में हमने आपको इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके कराया। आपको ये सीरीज हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब भी करिएगा और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब हम नई वीडियो लेकर के आए तो आप लोगों को जानकारी जो है तुरंत मिल सके। और हाँ, इस तरह के प्रश्न बना रहे हैं तो आप लोग अपना सुझाव जरूर भी दीजिए कि हाँ, ये प्रश्न जो है हमारे फायदेमंद के हैं, या इस तरह के जो हम सीरीज चला रहे हैं वो हमारे फायदेमंद है, या हम ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं वही फायदेमंद है। आप लोग अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।